बड़े अच्छे तरीके से हमारी रियासत ने तरक्की की। जी। ना जाने क्यों किसकी जो नज़र लग गई कि हमारी रियासत को तोड़ के एक के दो हिस्से कर दिए गए। में कांग्रेस दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये काफी समय से ये चीज होती जा आज रही तक है। मैं समझता हूँ कोई ग्रुप नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक है। तो कांग्रेस के ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके दम पर वो वापस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकती है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है। कई तरह के एलिगेशंस आप पर लगाए, चाहे बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ भी इकट्ठे चलते थे। जी। वक़्त आया जब उनसे हमारी सियासी तरक्की, हमारा नाम सियासी तौर ऊंचा होना बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मखालफत शुरू की। फ्यूचर में आपके कोई प्लान्स हैं सर? मैं पहले कह चुका हूँ कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। चकमलाल जैसे रिमोटेस्ट एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ताराचंद जी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एससी ओबीसी सेल के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के रूप में की थी और बाद में ये यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए। अपने एमएलए के टेन्योर के दौरान इन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी लीडर भी रहे और 2002 में जब कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन सरकार आई तो उसमें ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता ताराचंद जी। तो आइए मिलते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स नमस्कार में। जी। सर, आप लगभग 5 साल तक डिप्टी सीएम रहे हैं और जेएंडके लेजिस्लेचर असेंबली के भी आप स्पीकर रहे हैं। एक लंबा टेन्योर आपकी लाइफ का रहा है इस पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें। आप अपना एक्सपीरियंस हमारी जनता के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा, मैं चकमलाल गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जन्म भी वहीं हुआ, वहीं पले बड़े हम। जी। और जैसे कि आप जानते हैं, छम्ब जोड़ियाँ बॉर्डर पे स्थित वो गांव है। जी। छम्ब जोड़ियाँ बॉर्डर ने, चाहे वो 47 हो, 65 की जंग हो, जी। 71 की जंग हो, उसके बाद 99 करगिल वार और ऑपरेशन परिक्रमा के दौरान काफ़ी मुश्किलात जो है उस इलाका के लोगों ने झेली है। जी। तो वहाँ से मैं हूँ। 1980 में हमने एज पॉलिटिकल वर्कर कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रोल शुरू किया था जी। और चलते चलते पार्टी के कुछ पोस्टों पे भी हम रहे, मौका मिला जी। पार्टी की तरफ से। और वक़्त आया 96 में पार्टी ने मुझे पार्टी टिकट दिया असेंबली इलेक्शन में और लोगों ने उस वक़्त साथ दिया, जबकि उस वक़्त 13 कंस्टिट्यूंसी थी डिस्ट्रिक्ट जम्मू की। शांबा और जम्मू एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। जी। तो 13 कंस्टिट्यूंसी में से मैं अकेला ही कांग्रेस का एमएलए उस वक़्त जीत के आया। जी। एमएलए बनने के बाद हमने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की और अपना इलाका, जो कि बहुत ही पछड़ा हुआ इलाका था, कोई सड़कें नहीं थी, पीने का साफ पानी नहीं था, जी। स्कूल कॉलेज कोई नहीं था, स्कूल थे बहुत कम, स्कूल थे, रिमोट एरिया था, स्टाफ नहीं होता था, जी। हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, बिजली बहुत सारे एरिया में नहीं थी। जी। तो इस हालात में मैंने छम्ब की वागडोर एज एमएलए संभाली और काफ़ी हमने मेहनत करके, कोशिश करके आज हमें खुशी है कि हर गांव में सड़क है जी। और एक एक गांव को 3-3, 4-4 तरफ से भी सड़क जो है वो जोड़ती है और पीने का साफ पानी लगभग हर घर तक हमने पहुंचाया है। जी। स्कूल हर मोहल्ले में, हर गांव में स्कूल, हर मोहल्ले में स्कूल दिया। डिग्री कॉलेज वहाँ खुला है। जी। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खौड के अंदर हमने बनाया। उसके अलावा दूसरे भी जो हेल्थ सेंटर थे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, वो भी देने की कोशिश की। जी। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था। बॉर्डर पे घास की झोंपड़ी बना के लोग रहा करते थे, जिसको हट बोलते हैं, कुल्ला बोलते हैं डोगरी में। तो हमने इंदिरा आवास योजना, एक सरकार, सेंट्रल सरकार की योजना थी, जी। उसके तहत स्पेशल पैकेज लाके, चाहे बीएडीपी में लाया, चाहे नॉर्मल स्कीम में लाके हमने स्पेशल पैकेज, तो आज
हमारी कोशिश रही कि लोगों के पास पक्के घर हों। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन 99% लोगों के पास आज घर हैं वहाँ, बिना घर के कोई नहीं है। जी। तो ये हमारा रहा पीने का पानी, जैसे मैंने कहा हर जगह पहुँचाया, डिग्री कॉलेज वहाँ खोला, बिजली खेतों में भी लोगों को, घरों में तो बिजली पहुँचाई, जी। जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँचता था हमने वहाँ भी बिजली का नेटवर्क, ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइनें बिछा के लोगों को दी, ताकि वो अपना बोर करके जी। अपने खेत में अपनी मोटर लगा के अपनी ज़रूरत के अनुसार आपाशी के लिए पानी का इस्तेमाल करें, ताकि फसल की पैदावार जो है वो बढ़े। जी। तो जहाँ हमने सड़कें बनाए, ट्यूबवेल बनाए, बिजली का नेटवर्क या स्कूल नए खोले, अपग्रेड किए, तो वहाँ लोगों को हज़ारों की संख्या में रोज़गार का साधन भी मिला, चाहे वो रहबर तलीम टीचर की बात हो, क्लास 4th की बात हो, ऐसे ही हेल्थ सेंटरों में रोज़गार की बात हो, पीएचई की स्कीमें जहाँ बनाई तो वहाँ बहुत सारे लोगों को नीड बेसिस, डेली वेजर नौकरी जो है वो मिली। जी। आज वो अपना रोज़गार जो है वो चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ऐसे ही सड़कों के महकमों में भी सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला। दूसरे जो बिजली विभाग था उसमें भी लगभग हर डिपार्टमेंट में हमारी कोशिश रही कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर, तो आपने इस पर कई बार आवाज़ अपनी उठाई है और लगातार उठा रहे हैं, पर आपको क्या लगता है कि क्यों ये डिमांड अभी तक मानी नहीं जा रही है? कि जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक है, जो हमें जानकारी है जितनी, जी। कि एरिया के लिहाज से बहुत बड़ी रियासत थी बाकी रियासतों से, और बहुत पुरानी रियासत थी। जी। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश था, तो अंग्रेज़ों की जहाँ मदाखलत थी। जी। लेकिन जो इतिहास बताता है कि जम्मू कश्मीर में अंग्रेज़ों की मदाखलत उस वक़्त भी नहीं थी। वक़्त आया पार्टीशन के दौरान, जहाँ उसके बाद जंगों में कुछ एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, हमारी रियासत कम हुई, जी। और महाराजा और शेख सब के हम मशहूर हैं कि जिन्होंने इस रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ किया, एक सेकुलर कंट्री के साथ किया, और बड़े अच्छे तरीके से हमारी रियासत ने तरक्की की हर शोबे में, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन जी। हो, जाए दूसरे तरक्याती काम हो। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लोग चाहे अरबपति नहीं थे, करोड़पति कम थे, लेकिन खुशहाल रियासत थी, जहाँ कोई ऐसा नहीं था जो भूखे पेट रात को सोता था, जहाँ कोई ऐसा नहीं था जो सड़क के फुटपाथ पे सोता था। अपने घरों में लोग सोते थे, पेट भर के खाना खा के सोते थे, मतलब खुशहाल रियासत थी। जी। ना जाने क्यों किसकी जो नज़र लग गई कि हमारी रियासत को तोड़ के एक के दो हिस्से कर दिए गए, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया। जी। हमने जो आज तक सुना है कि प्रमोशन होती है, अपग्रेडेशन होती है, अगर कोई सर्विस करता है तो वो बड़ी पोस्ट पे जाता है, जी। अगर कोई ड्यूटी है तो उसको रियासत की डिमांड उठती है, रियासत बनाया जाता है। वो रियासत जिसके पास स्पेशल स्टेटस था, हम अपनी मर्जी से कानून में अमेंडमेंट कर सकते थे अपनी असेंबली में, क्योंकि हमारी टॉपोग्राफी ऐसी थी जो मुल्क से अलग टॉपोग्राफी है, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो जम्मू का पहाड़ी इलाका हो, एरिया के लिहाज को सामने रखते हुए लोगों की सहूलत के लिए हम हर कानून में अमेंडमेंट अपनी मर्जी से हमारी असेंबली, हमारी रियासत का लेजिस्लेचर जो था वो करता था। तो आज ड्यूटी बढ़ने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सेंटर के बहुत सारे कानून, मैं नहीं कहता सारे कानून जहाँ एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत सारे कानून जहाँ एप्लीकेबल हुए, और जहाँ जो लोगों को खदशा है कि अपनी ज़मीन जो जायदाद थी वो बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता था, आज लोगों को ये डर है कि बाहर के लोग ज़मीन खरीदेंगे या खरीद रहे हैं।
बाहर का कोई आके जहाँ स्टेट सब्जेक्ट के बिना सरकारी नौकरी रियासत में नहीं ले सकता था, आज उसका भी डर है। आज आप देख रहे हैं माइनिंग का जो सिलसिला जहाँ हुआ है, जो रेत और बजरी के जो बड़े बड़े ठेके हुए हैं, उसमें बाहर के लोग आ गए हैं। जी। हाल ही आप देखते हैं जहाँ शराब की दुकानें थी, 100-200 फैमिली जो थी वो पल रही थी, उनके साथ मुलाजम भी थे जो कि हज़ारों लोग अपना गुजारा कर रहे थे, उसमें भी बड़े बड़े ठेकेदार अब बाहर से आ गए। लोकल लोगों को काफ़ी रोज़गार बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जो हमारी इंडस्ट्री चल रही थी वो भी काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। लोकल दूसरे बिजनेस में भी काफ़ी असर जो है ड्यूटी बढ़ने के बाद हुआ। जी। तो क्या लगता है कि क्यों ये अभी तक मांग जो है वो मानी नहीं जा रही? अब ये सरकार के लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि किन कारणों के कारण उन्होंने रियासत को तोड़ा, दो हिस्सों में किया, फिर ड्यूटी रियासत हटा के ड्यूटी में तब्दील किया। इसको चाहिए था, हमने तो यही डिमांड की। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। जी। तो उसमें हमने यही डिमांड की थी कि जल्द से जल्द हमारी रियासत जो है वो बहाल होनी चाहिए पहले की तरह, फिर रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए। जी। सर, कांग्रेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये काफ़ी समय से ये चीज़ होती जा रही है। जहां आप हमने देखा है कि आप आज़ाद साहब के ग्रुप के काफ़ी क्लोज रहे हैं, लेकिन अब जब उस पार्टी के कुछ लोगों ने शिफ्ट किया, पोस्ट से रिज़ाइन किया, आप उनमें से नहीं थे, तो आपने पार्टी शिफ्ट की है या उस लॉबी से आप नहीं हैं, अभी ताल्लुक़ रख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी। ये कोई नई पार्टी नहीं, इसकी हिस्ट्री 125 साल से भी ज़्यादा है। जी। आज़ादी की जंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ी गई जी। और कुर्बानियाँ देने के बाद, एक लंबी जदोजहद के बाद इस मुल्क को कांग्रेस ने आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद एक वो संविधान हमारे मुल्क को दिया, वो जो शायद ही किसी दूसरे मुल्क में ऐसा हो। लोकतंत्र का प्रावधान, सबको बराबरी के हक हकूक, सबको बराबर तरक्की करने के हक जो हैं वो हमारे ही संविधान में है। जी। और हमारे ही संविधान में था कि हर 5 वर्ष के बाद भारत के नागरिक जो हैं वो किसी भी अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं और किसी भी नुमाइंदे को जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक पूरा नहीं उतरता है जी। उसको वो बदल सकते हैं और दूसरे नए को बना सकते हैं। ये हमारे संविधान में है और ये कांग्रेस की तरफ से दिया गया संविधान था। जहाँ तक ग्रुप की बात है, मैं समझता हूँ कोई ग्रुप नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक है, जी। एक थी, एक है, एक रहेगी। ये हेल्दी साइन है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबको अपनी बात रखने का हक है। बिल्कुल। तो अगर कोई अपनी बात अपने तरीके से रख रहा है, उसको पूरा हक है डिसिप्लिन में रह के पार्टी की मर्यादा को ना बोलेंगे, वो सामने रखते हुए जो अपने दिल की बात है वो रख सकते हैं, अपने हक की बात वो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं अगर पहले एमएलए बना, 6 साल एमएलए रहा, उसमें कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर रहा। उसके बाद मैं स्पीकर बना तो 6 साल बराबर मैं स्पीकर रहा। तीसरी दफ़ा मैं जीता तो 6 साल लगातार मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। तो मैं समझता हूँ ये भी कांग्रेस की वजह से। इसलिए हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। जी। सर, जैसे बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो आपका मैंने रीड कर रही थी तो उसमें आपकी एक स्टेटमेंट थी कि मोदी सरकार की सिर्फ वादे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर यूथ को ठगा गया है, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, आपको मालूम होगा जब 2014 में पार्लियामेंट के इलेक्शन आए जी। तो बीजेपी का इलेक्शन मंशूर था। उस वक़्त उन्होंने रखा था कि गरीब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जी। जी। चर्चा थी, मीडिया में भी था। जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये आपने भी सुना होगा। जी। जी। लेकिन सरकार जब बन गई, अब कितने करोड़, अब 7 साल लगभग
हो गए तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अब कितने लोगों को मिला है वो आपके सामने है। इसलिए जो मैंने बोला, मैंने आंकड़ों पे बात की है, जो सच्चाई है उसकी बात रखी है। जी सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके दम पर वो वापस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकती है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है। मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और उसके बावजूद भी एक है। यही कांग्रेस का स्लोगन था, यही कांग्रेस की कारकर्दगी थी कि सबको इकट्ठा रखना, उसी में हमारी ताकत है, मुल्क की ताकत है। सेम मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी इस रियासत को अगर मजबूत बनाना है, इस रियासत की अगर तरक्की करनी है, तो हमें धर्मों मजहबों से ऊपर उठ के, जातिवाद से ऊपर उठ के एक सेकुलरिज्म का नारा दे के, एक सेकुलरिज्म अपना के हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी रही बात कि कांग्रेस ने टाइम टू टाइम रूल किया है। जो आज़ाद साहब की सरकार का टेन्योर रहा वो आप लोगों के सामने है। कितनी डेवलपमेंट जहाँ हुई, जहाँ 3 शिफ्टों में उन्होंने काम शुरू किया, दिन रात डेवलपमेंट के काम जहाँ चलते थे। हमारी सरकार थी, हमारे वक्त भी हमने जब एनसी के साथ हमारी सरकार थी, पीडीपी के साथ सरकार थी, सड़कें, बिजली, पानी, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, रेल लाइनें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये हमारी सरकार के दौरान बने। अभी जैसे मैंने कहा कि हज़ारों लोगों को मैंने रोज़गार दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो ऐसे ही हज़ारों लोगों को रियासत के अंदर भी रोज़गार मिला। ये कांग्रेस की अचीवमेंट थी। तो अगर फिर कांग्रेस की सरकार जहां लोग लाएंगे, जिस तरीके से पहले रोज़गार के साधन निकाले जाते थे, जिस तरीके से सड़कें, बिजली, पानी, गलियां, नाले, दूसरे तरक्याती काम होते थे, उसी शिद्दत के साथ, उसी तेज़ी के साथ हम फिर उन कामों को शुरू करेंगे। आपको मालूम होगा, आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, नज़दीक डिस्ट्रिक्ट मिले, नज़दीक डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन मिले, ताकि उनकी तेज़ी से उनकी डेवलपमेंट हो, उनको सुविधा मिल पाए। हमारा वक्त आया तो हमने कितने जहाँ सब डिवीज़न बनाए। आपको मालूम होगा कि कितने सब डिवीज़न हमारी सरकार के दौरान बने, कितनी नई तहसीलें हमने बनाई, कितने नई नियाबतें हमने जहाँ बनाई, कितने नए सिटी ब्लॉक हमने बनाए, ताकि लोगों को अपने नज़दीक तहसीलदार मिले, तहसील ऑफिस मिले, अपने नज़दीक उनको ब्लॉक डेवलपमेंट का ऑफिस मिले, ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। उनकी जो तरक्याती काम है वो तेज़ी से हों और लोगों को का समय बचे, लोगों के काम जल्दी हों और नज़दीक से काम हों। जी सर, जब आप डिप्टी सीएम थे, आपके उस टेन्योर में काफ़ी सारे लोगों ने कई तरह के एलिगेशंस आप पर लगाए, चाहे करप्शन है या अदर चार्जेस हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग खास तौर पे आपको देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चार्जेस लगाने की बात है, क्योंकि जो सियासत है, बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ भी इकट्ठे चलते थे। वक़्त आया जब उनसे हमारी सियासी तरक्की, हमारा नाम सियासी तौर ऊंचा होना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुखालफत शुरू की, सियासी तौर मुखालफत शुरू की। जब उसमें भी कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि इस किस्म के अगर हम इल्ज़ामात लगाएंगे तो शायद ताराचंद ख़त्म हो जाएगा, हमारी वाहवाही हो। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। हमने सच्चाई का दामन पकड़े रखा, हमने कानून पे भरोसा रखा, और दूध का दूध, पानी का पानी सारा लोगों के सामने है। इसलिए हमें ज़्यादा उसमें मुझे और कोई बात नहीं करनी। जैसे कहते हैं ना कि आर्मी के पास घर का एक नो कंस्ट्रक्शन लॉ होता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अब जो आर्मी का रूल है, जी, आर्मी ने क्यों बनाया, किन कारणों से बनाया, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से अगर उन्होंने किया है, आर्मी की सुरक्षा की दृष्टि से, तो हम सब लोगों को उस चीज़ का पालन करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि अगर
100 मीटर में सिविलियन की ज़मीन है, जी। या तो वो ज़मीन एक्वायर की जाए या उनको कोई और सुविधा दी जाए, ताकि उनकी ज़मीन जो है वो 100 मीटर में होने के कारण ना उनको घर बनाने की इजाज़त, ना उनको कोई दूसरा काम करने की इजाज़त, तो मैं समझता हूँ वो लोगों के साथ भी जाती है, उसका कोई ना कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। रही बात नगरोटा आर्मी के साथ जो घर की बात की है, वो मेरा नाम नहीं किसी और का नाम चलता है। अब मैं उसमें भी कुछ नहीं कहना चाहता कि वो है कि नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। जी सर, जैसे डीलिमिटेशन के बाद खोड़ जब ओपन होता है, तो आप अगर मान लीजिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कोई उम्मीदवार कोई और चुनती है, तो आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, खौड अगर ओपन होता है, मेरे पे तो कोई वाइंडिंग और रिजर्व जा ओपन की नहीं है। जी। और खौड के लिए मैंने काम किया है। जब मैं एज वर्कर पार्टी में चलता था तब भी उन लोगों के लिए काम किया है। जी। जब मैं एमएलए बना, स्पीकर बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, तब भी उन लोगों के लिए काम किया है। और जब हमारी सरकार चली गई और मैं हार गया 2014 में, तब से लेके आज तक भी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जब भी फैसला करेगी, सही फैसला करेगी। मेरे से सीनियर और मेरे से वो कोई ऐसा नुमाइंदा वहाँ नहीं है जिन्होंने लोगों के लिए मेरे से ज़्यादा काम खौड में किया। जी सर, जैसे अभी एलजी शासन है, और डेवलपमेंट को किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर पे जो बॉर्डर पे लोग हैं, आपको क्या लगता है उनके लिए कुछ किया जा रहा है, या पहले क्या था और आज की स्थिति आप कैसे बताएंगे? देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, लोगों की चुनी हुई जो सरकार है, लोगों के नुमाइंदे जब चुने हुए होते हैं, लोगों की इजली अप्रोच अपने नुमाइंदों के पास होती है। जहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो नुमाइंदों के पास जाते हैं, उनके ज़रिए से अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने मसले रखते हैं। जी। और लोगों की चुनी हुई सरकार जो है, वो लोगों के हित को सामने रखते हुए फैसले लेती है, स्कीमें बनाती है, योजनाएं बनाती हैं, जिसका लाभ लोगों को होता है। जी। वो फ़र्क तो है, चुनी हुई सरकार में और गवर्नर रूल में फ़र्क तो होता है। जी। सर, जैसे अभी आप, हम सब जानते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है, श्यामलाल सर ने बीजेपी ज्वाइन की, फिर राणा साहब गए, सलाथिया साहब गए। फ्यूचर में आपके कोई प्लान्स हैं सर, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं पहले कह चुका हूँ कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। जी। किसने पार्टी छोड़ी, किन कारणों से छोड़ी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो उनकी मर्जी, डेमोक्रेसी है। जहाँ जिसका जो दिल करे वो वहाँ रहे, जिसका दिल करे वो छोड़ के दूसरी जगह जाए, वो जा सकता है डेमोक्रेसी में। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना जाति ताल्लुक है, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। बहुत खूब सर, जाने से पहले जो लोग आपको देख रहे हैं, आप स्टेट टाइम्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यही दुआ करूंगा, यही बेनती करूंगा कि जल्द से जल्द जहां हालात नॉर्मल हों, लोगों की चुनी हुई सरकार हो, लोगों को जो इस वक्त मुश्किलातें दरपेश आ रही हैं उससे निजात मिल पाए लोगों की चुनी हुई सरकार से। यही मैं कहना चाहूँगा। जहाँ तक स्टेट टाइम्स का ताल्लुक़ है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कई दहाइयों से जी। मेरी जो आवाज़ थी उसको लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। जी। मैं स्टेट टाइम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता ताराचंद जी, जिनके साथ हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें स्टेट टाइम्स।